प्रोग्रामेबल इंटरवल कंट्रोलर। और हमने जिस डिवाइस की बात की थी वो कीबोर्ड थी। तो कीबोर्ड के अंदर गालबन पोर्ट 60 था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे स्कैन कोड आता था किसी भी की का, जौन सी की आपने प्रेस की होती थी उसका स्कैन कोड पोर्ट नंबर 60 पे आता था। ये आगे से इंटरफेस होता था IRQ चैनल 1 के ऊपर पिक के साथ। और बाकी कहानी आपको याद है कि पिक फिर CPU के साथ इंटरफेस करता है एंड सो ऑन। पिक के जो पोर्ट्स थे वो थे 20 और 21, ठीक है। तो 20 एंड ऑफ इंटरप्ट का पोर्ट था, लेकिन अगेन पुरानी बात है। और 21 जो है इस पे IMR होता था। तो बाकी बात पुरानी है, यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब कीबोर्ड कंट्रोलर, सॉरी एक और बात याद कर लो कि IRQ नंबर जो होता था, दिस इज नॉट इंटरप्ट नंबर, ये IRQ नंबर था। इसमें 8 जमा करते थे तो हमारे पास आता था इंट नंबर। यानी अगर आपने कीबोर्ड को हुक करना हो, कीबोर्ड की सर्विसेज हुक करनी हो, तो आप इंटरप्ट 9 को हुक करते हो, ठीक है। IRQ तो हार्डवेयर की तारें थी ना जिसके ऊपर डिवाइसेस लगी होती थी, तो उसमें 8 जमा करके फिर आपका इंटरप्ट नंबर बनता था। तो जो प्रोग्राम हमने किया था वो ये था। तो ये प्रोग्राम ये करता था कि इंटरप्ट 9 को हुक करता था, विच मीन्स कि जब भी कीबोर्ड से कोई की प्रेस होती है तो आप इस हुक में लैंड करते हो। और KBISR इसका नाम रखा था। तो ये हमने चला के भी देखा था। तो KBISR क्या करता था कि हम पोर्ट नंबर 60 को रीड करते थे, इन करते थे पोर्ट नंबर 60 से, विच मीन्स जो सी की प्रेस हुई है उसका स्कैन कोड हमारे पास आ जाता था। फिर हम वो स्कैन कोड टेस्ट करते थे कि भाई वो है क्या। अगर वो लेफ्ट शिफ्ट वाली की प्रेस हुई थी तो हम स्क्रीन पे L लिखते थे, और अगर राइट शिफ्ट वाली की प्रेस हुई थी तो हम स्क्रीन पे R लिखते थे। दैट वाज इट, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको बात को छोड़ा था। तो हमने अभी तक फिलहाल जो काम किया था वो बेसिकली सिर्फ हुकिंग एंड इंटरप्ट किया था। और हुकिंग एंड इंटरप्ट की डेफिनेशन ये थी कि आप उसका वो वेक्टर तब्दील कर सकते हो ताकि कोई यूजर डिफाइंड ISR एग्जीक्यूट कर सके। अच्छा, अगले एग्जांपल में थोड़ी सी बस चेंज आएगी, और वो ये होएगी कि मतलब अगले एग्जांपल में सिर्फ ये है कि हम सिर्फ वो तब्दील करते हैं, स्टार्ट का सेक्शन सिर्फ तब्दील होता है, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलता है। तो इसमें ये होता है कि इंटरप्ट 9 तो हमने हुक किया ही हुआ है, लेकिन हमारा प्रोग्राम पहले देखो ना, मेरी बात सुनो। जब आप इंटरप्ट 9 को हुक करते हो, आपने हुक कर लिया, उसके अंदर आपने लिखा क्या है? उसके अंदर आपने सिर्फ ये लिखा है कि अगर लेफ्ट शिफ्ट दबेगा तो L लिखो, अगर राइट शिफ्ट दबेगा तो R लिखो। उसके अलावा किसी की के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। तो बेसिकली होता ये है कि जब उस हुक में जाता है कोड तो वहां फंस जाता है। वो सिर्फ लेफ्ट और राइट शिफ्ट को तो संभाल लेता है, लेकिन उसके अलावा नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं और वो कर सकता। ये इशू है। तो उससे बचने के लिए हमने इंटरप्ट 16 की सर्विस 0 कॉल की। इंटरप्ट 16 की सर्विस 0, ये भी तुम्हें याद होगा, ये गेट की सर्विस है। मतलब एक कैरेक्टर पढ़ता है कीबोर्ड से ना, तो ये कैरेक्टर पढ़ता है, उसके बाद कंपेयर करते हो उस कैरेक्टर को 27 के साथ। 27 एस्केप का कोड है, याद रखना चाहिए। काफी जगहों पे काम आएगा। जैसे 20 जो है वो स्पेस थी, 41 जो था वो A था, 30 जो था वो 0 था। तो इस तरह 27 जो है वो एस्केप है। तो ये बेसिकली ये कर रहा है कि अगर एस्केप प्रेस होता है तो प्रोग्राम एंड कर देगा, वरना इस इन्फिनिट लूप में घूमता जाएगा। बेसिकली एस्केप की का इंतजार करेगा। अच्छा, अब हमारे एग्जांपल में व्हेन वी हुक्ड KBISR, हुआ ये कि वी हैंडल्ड लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट कीज, बट रेस्ट ऑफ द कीबोर्ड वाज डेड। भाई हमने किसी और की के बारे में तो कोई कहानी नहीं लिखी थी कि उसको क्या करवाना है, तो वो बाकी कीबोर्ड आपका डेड है, ठीक है। मैं फिर दिखाता हूँ, बड़ा सिंपल सी बात है कि जब आपने कीबोर्ड को हुक कर लिया तो अब कीबोर्ड से जो भी की प्रेस होएगी वो ये वाला कोड चलाएगी ना, वो इस कोड में लैंड करेगी।
इस कोड में आपने किया क्या है, इस कोड में आपने सिर्फ दो कीज हैंडल की हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो अगर बंदा ए प्रेस करता है, बी प्रेस करता है, सी प्रेस करता है, तो वो तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो कोड में आता है, कंडीशंस फॉल्स होती हैं, बाहर निकल जाता है, आयरट कर जाता है। तो बाकी कीबोर्ड संभालने के लिए बेसिकली तुम्हें वो चीज़ें रिक्वायर्ड है। जब हुक करते हो तो क्या होता है, जब इंटरप्ट हुक करते हो तो क्या होता है, आपके दिमाग में क्या होता है? सब प्रोग्राम स्टक हो जाता है। ना ना ना, यूजर डिफाइंड आईएसआर एग्जीक्यूट होती है। उसमें तो और हम अपने वाला नहीं लिखते थे प्रोग्राम, यानी यूजर डिफाइंड ही कोई। यूजर डिफाइंड आईएसआर एग्जीक्यूट करती है, सिस्टम डिफाइंड आईएसआर डजंट एग्जीक्यूट, ठीक है ना। मतलब वो उसका मतलब ही ये है कि वो मतलब हुक करने का मतलब, हुक करने की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी आईएसआर चलवाते हो, सिस्टम डिफाइंड नहीं चलती। तो यहाँ पे मोटिवेशन ये है कि हार्डवेयर आईएसआर आर परफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट टास्क। तो हम बेसिकली ट्राई टू यूज इंटरप्ट चेनिंग। चेनिंग बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है अगर आपको हुकिंग आती हो तो, ठीक है। लेकिन हुकिंग आना शर्त है। तो चेनिंग इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आप हुक में करते क्या हो, आप हुक में ये करते हो कि जो सिस्टम डिफाइंड आईएसआर है, अगर ये सिस्टम की ओरिजिनल आईएसआर है और ये आपने अपनी आईएसआर लिखी है, अभी आपने जो लिखी है उसका नाम केबी आईएसआर रखा है, तो हुक लगाना ये होता है कि आप वेक्टर टेबल में जाके उसको का वेक्टर चेंज कर देते हो। ये आईवीटी है, ये ओरिजिनल आईएसआर की हार्डवेयर की, जो देखो ना कीबोर्ड वैसे भी तो चलता ही है ना, तुम कीबोर्ड से की दबाते हो, इंटरप्ट 9 आता है, इंटरप्ट 9 अपनी आईएसआर पे जाता है और वो आईएसआर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाता है। हुक लगाना तो आपने एक एडिशनल पंगा लिया है ना, कि आपने अपनी आईएसआर वहां पे उसको कहा है कि मेरी वाली आईएसआर चले, उसकी वाली ना चले। तो ये केबी आईएसआर तो हमने लिखी है। अच्छा, अब हुकिंग लिटरली इतना है कि इंटरप्ट 9 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर था, इंट 9 का जो वेक्टर था, वो मल्टीप्लाई बाय 4 करके पहुंचते थे वहां तक, ठीक है। तो वो पहले ये वाली केबी आईएसआर चला रहा था, जारी बात है उसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ था केबी आईएसआर का। भाई इंट 9 के वेक्टर का मतलब ये है कि वहां पे एक एड्रेस पड़ा होएगा ना, तो वो एड्रेस पहले केबी आईएसआर का पड़ा हुआ था। आपने वो एड्रेस चेंज करके क्या कर दिया, आपने हुक लगा दिया, तो अब वो आपकी, सॉरी वेरी सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, पहले ओरिजिनल का एड्रेस पड़ा होएगा ना। नॉर्मल सिचुएशन में पहले ओरिजिनल का एड्रेस पड़ा होएगा। ये तो हुकिंग होती है, ये हुक करना होता है कि आपने कहा कि केबी आईएसआर चले। अब ओरिजिनल को क्या हुआ, ओरिजिनल वेस्ट हो गई, वहां पड़ी हुई है लेकिन चल नहीं सकती। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद हार्डवेयर आईएसआर। अब हार्डवेयर आईएसआर यूजुअली कोई इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने कीबोर्ड आईएसआर में दो कीज तो संभाल ली, लेकिन ए बी सी डी ई बाकी सारी कीज नहीं संभाली, वो सारी इधर ऑलरेडी संभली हुई। चेनिंग, इंटरप्ट चेनिंग मीन्स कि तुम अपने हुक में से जो लास्ट लाइन होती है, यानी तुम अपना कोड सारा एग्जीक्यूट करवा लो केबी आईएसआर में, नो प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट लाइन पे जंप करो ओरिजिनल आईएसआर में। नॉर्मली जब आप आईएसआर लिखते हो तो नॉर्मली आईएसआर ऐसी होती हैं कि जब तुम केबी आईएसआर लिखोगे तो जाहिर बात है तुम अपना कोड लिख रहे हो जो तुम करवाना चाहते हो, लेकिन उसके एंड पे आखिरी लाइन आईरेट होती है। आईरेट ये करता है कि वहां पे आईएसआर को खत्म कर देता है। मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इसके कि तुम अपनी आईएसआर को यहाँ पे खत्म कर दो, केबी आईएसआर को यहाँ पे खत्म कर दो, खत्म ना करो, जब तुम अपना काम करके फारिग हो चुको तो वहां से एक जंप मारो इस आईएसआर पे, ओरिजिनल आईएसआर पे। ये चेनिंग होता है। चेनिंग मीन्स के ओरिजिनल को भी आपने साथ एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चेनिंग का फायदा क्या है,
चेनिंग का फायदा हम हुकिंग करते क्यों है, हुकिंग के पीछे जो मोटिवेशन होती है वो ये होती है कि यूजर डिफाइंड अपना काम करवाना है। तो हुक करने से अपना काम तो होना ही होना है, वो तो हो जाता है, वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा और काम जो हार्डवेयर आईएसआर ऑलरेडी कर रही थी वो नहीं होता। अब दो रास्ते हैं, या तो वो सारा कोड उठा के तुम अपनी आईएसआर में लिखो, और वो पॉसिबल नहीं है, तुम्हें आता नहीं वो सारा कुछ। तो चेनिंग इज द इजीएस्ट वे आउट कि तुम्हारा काम भी हो जाए और सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो, सिस्टम का ओरिजिनल बिहेवियर भी चलता रहे, है ना। तो चेनिंग के पीछे मोटिवेशन बिल्कुल एक ही है और सिंपल है कि हार्डवेयर आईएसआर भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। होना ये है कि वंस योर आईएसआर beats jump to ओरिजिनल आईएसआर, तो आपने हुक किया, दैट्स इट। बेसिकली ये सिंपली चेनिंग होती है। तो बहुत सारा कोड लिखना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें तुम बचा सकते हो इस तरह से। अच्छा, ये चेनिंग कैसे होगी? इन 6 लाइनों पे गौर करो, सिर्फ ये देखो कि हो क्या रहा है। तो इंटरप्ट 9 का जो ओरिजिनल आईएसआर है ये कहाँ पे पड़ी होती है? हमें नहीं पता ये कहाँ पे पड़ी होती है। जो भी ओरिजिनल, अभी हुक की बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जब सिस्टम लोड होता है तो जाहिर बात है सारे इंटरप्ट्स की आईएसआर लोड होती हैं बायोस से। अब ये कहाँ पे पड़ी होती है ये हमें नहीं पता कहाँ पे पड़ी होती है, लेकिन इसका एड्रेस हमें ये लाजमी पता है कि इंटरप्ट 9 के वेक्टर में पड़ा होता है। इंटरप्ट 9 का वेक्टर बजाते खुद कहाँ पड़ा होता है? वो 9 × 4 36 पे। तो 36 एड्रेस से जो भी लिखा हुआ था वो उठा के मैंने ओल्ड आईएसआर एक वेरिएबल में डाला, और फिर 36 + 2 यानी 38 पे जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो उठा के ओल्ड आईएसआर +2 पे डाला। बेसिकली इन 4 लाइंस में जो ओरिजिनल आईएसआर है उसका जो भी एड्रेस है, जो भी वेक्टर है, वो मैं सेव कर रहा हूँ एक वेरिएबल में जिसका नाम है ओल्ड आईएसआर। ये काफी आसान है, सिर्फ क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ मूव की कमांड्स हैं। चारों कमांड्स देखो, सिर्फ मूव हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। 36 नंबर पे जो एड्रेस पड़ा है वो ओल्ड आईएसआर में डालो, 38 नंबर पे जो पड़ा है वो ओल्ड आईएसआर +2 पे डालो। तो बेसिकली इंटरप्ट 9 का जो पूरा का पूरा वेक्टर है वो हमने सेव कर लिया साइड पे ओल्ड आईएसआर के अंदर, ओल्ड आईएसआर नाम के वेरिएबल के अंदर। अच्छा, ये 2 लाइंस पुरानी है, ये हुक कर रही है। इंटरप्ट 9 को हुक कर लो तो ये बेसिकली ये अब ये तस्वीर बन गई कि इंटरप्ट 9 को हमने हुक करके केबी आईएसआर की तरफ लगा दिया। ये 2 लाइंस ये करती है ना कि हुक कर देती हैं केबी आईएसआर। अच्छा, चेनिंग अभी कहीं नहीं हुई, चेनिंग ही नई चीज है इस एग्जांपल में। तो चेनिंग कहाँ पे होनी है? वो केबी आईएसआर के अंदर आपको नजर आएगी। तो अब मैं आपको केबी आईएसआर के अंदर अगर ले जाऊं, ठीक है, तो ये वो सारा कोड जो पहले चल रहा था कि शिफ्ट दबता है तो लेफ्ट लिख दो, शिफ्ट दबता है तो राइट लिख दो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 लाइंस कमेंटेड है। पहले तो 2 लाइंस को पहचानो, ये थी क्या, ये करती क्या थी। बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया हुआ। ये पोर्ट 20 के ऊपर 20 लिखती थी जो एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल होता था। ये पोर्ट 20 के ऊपर, ये पीछे से जाकर रिवाइज करो तो 2-3 जगहों पे तुमने लिखा होगा कि पोर्ट 20 पिक का पोर्ट था, उसके ऊपर 20 लिखो तो ये एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल था। तो बेसिकली हम अपनी केबी आईएसआर में से ये एंड ऑफ इंटरप्ट निकाल देते हैं, हमें जरूरत नहीं है, और हम आई भी निकाल देते हैं, और हम सिर्फ एक जंप डालते हैं टूवर्ड्स ओल्ड आईएसआर। हुआ क्या, मैंने अपनी केबी आईएसआर जब सारी की सारी एग्जीक्यूट कर ली तो मैं आई नहीं कर रहा, मैं जंप कर रहा हूँ ओल्ड आईएसआर पे। ओल्ड आईएसआर का एड्रेस मेरे पास पड़ा है, यहाँ से मैं जंप मारता हूँ ओल्ड आईएसआर पे। अब ओल्ड आईएसआर एग्जीक्यूट करती है। ये चेनिंग है। चेनिंग ये एक लाइन है एक्चुअली बस, कि जब आपकी
अपनी ISR खत्म हो जाए तो वहां से जंप कर जाओ ओरिजिनल की तरफ। एंड ऑफ इंटरप्ट और IRET क्यों निकाला है? we remove end of interrupt and IRET from our ISR, हमारी जो ISR है उसमें से, बिकॉज ओरिजिनल के अंदर वो मौजूद होएगा। और दूसरी बात ये कि हम एंड ऑफ इंटरप्ट कर भी तो नहीं रहे, हम यहाँ पे इसे खत्म कर भी तो नहीं रहे, अभी हम उसको कह रहे हैं कि ओरिजिनल भी एग्जीक्यूट करो। तो दिस वुड मीन कि तुम्हारा बाकी कीबोर्ड भी चलता रहेगा। मतलब इससे तुम्हें बिहेवियर में शायद ये फर्क मतलब आना तो चाहिए, वैसे शायद नहीं, डेफिनेटली आना चाहिए। तो में फर्क ये नजर आएगा कि वो पहले सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट चल रहे थे, अब सारे का सारा कीबोर्ड चलना चाहिए, लेकिन वो हुकिंग के जरिए से। आई डोंट थिंक कुछ भी और करने की जरूरत है। देखते हैं तो मेरा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट मेरा काम कर रहा है, वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जिस तरह ये उस दिन भी था, जिस तरह के शिफ्ट लेफ्ट और राइट मेरा अभी भी काम कर रहा है कि वो राइट और लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन बाकी कीबोर्ड अभी भी डेड है। आई डोंट नो क्यों डेड है, होना नहीं चाहिए इसके बाद, देखने दो एक दफा दोबारा। मैंने गलत प्रोग्राम कॉपी किया, मैंने गलत प्रोग्राम कॉपी किया, हम अनहुकिंग कर रहे हैं, सॉरी मैंने कॉपी गलत की। तो इसमें मुझे सिर्फ स्टार्ट चेंज करना है। स्टार्ट जो है वो कहाँ तक है, ये स्टार्ट है, इसमें मुझे सिर्फ स्टार्ट चेंज करना है। एक ट्राई फिर करते हैं। तो वो तो वही चल रहा था जिस तरह से पहले वो था, तो माउंट एक्स शिफ्ट अभी भी काम कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट, लेकिन मेरी वो कीबोर्ड अभी भी काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो ये चेनिंग है, क्लियर हो कि चेनिंग क्या होती है। दो बातें क्लियर होनी चाहिए, एक तो चेनिंग क्यों करते हैं, मोटिवेशन क्या है, और दूसरा करते कैसे हैं। मोटिवेशन ये है कि हार्डवेयर ISRs इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप उनको हुक करते हो तो वो टोटली बाईपास हो जाती है, ये सही नहीं है। तो मोटिवेशन ये है कि उनको भी चलाना है, ये मोटिवेशन है कि करते क्यों है। करना कैसे है वो इंतहाई सिंपल है, अपनी ISR की आखिरी लाइन से जंप मार दो ओरिजिनल ISR की तरफ, ये एक काम करने से दिस इज कॉल्ड चेनिंग। अच्छा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शायद अब चलाने प्रोग्राम्स तकरीबन नामुमकिन हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर अब विंडोज़ यहाँ से आपको पता नहीं कितना इजाज़त देगी चलाने की। जब आपका ये प्रोग्राम जो अभी आपने लिखा है, जब ये चलता है, बल्कि उल्टा चलते हैं, इसको टर्मिनेट करवाते हैं। जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, ये जो सारी सिचुएशन आपने बनाई है अभी, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मेमोरी से निकल जाती हैं, क्या चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, KBISR इज डेफिनेटली क्लियर्ड फ्रॉम मेमोरी। वजह बड़ी सिंपल है, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जब तुम्हारा कोड ही खत्म हो गया, जब तुम्हारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया, तो उस प्रोग्राम के तमाम हिस्से, उसके वेरिएबल्स, उसकी सब रूटीन, उसका सब कुछ ही खत्म हो गया ना।
तो KBISR एक्चुअली एक तुम्हारा हिस्सा है ना प्रोग्राम का, तो वो एक सब रूटीन की तरह लिखा हुआ है। तो जब प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो KBISR भी खत्म हो गई, डेफिनेटली ये तो मेमोरी से आउट हो गया। क्या हुक रिमूव हुआ? क्वेश्चन ये है कि क्या हुक रिमूव हुआ? ये तो रिमूव हो गया, KBISR तो मेमोरी से निकल गई जब टर्मिनेट हुआ, लेकिन ये जो हुक आपने लगाया हुआ था, क्या ये रिमूव हुआ खुद ब खुद? यानी ये डेटा क्या खुद ब खुद रीसेट हुआ या नहीं हुआ? तो नहीं हुआ। हुक इज नॉट ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, इज नॉट automatically removed because it is in BIOS space। तो वो IVT के अंदर लगा हुआ है ना, IVT को आप तो नहीं कंट्रोल करते, IVT आपके प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, IVT तो BIOS का हिस्सा है। हुक ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिमूव नहीं होता। तो क्योंकि हुक लगा हुआ है IVT के अंदर और IVT BIOS की है, BIOS ओन करता है उसको, तो हुक खुद ब खुद नहीं खत्म होएगा। अच्छा, अब इससे एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम पैदा होएगा कि जब तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, अब रूटीन तो जाहिर बात है खत्म हो गई, वो जो तुमने हुक लिखा हुआ था वो तो फारिग हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हुक, ये जो लिंक लगा हुआ है, ये जो हुक लगा हुआ है, ये मौजूद है अभी तक। इससे क्या प्रॉब्लम होएगा? अब कोई भी अगला प्रोग्राम जब इंटरप्ट 9 करेगा, वो वेक्टर टेबल में आएगा। वेक्टर टेबल में आके उसको मिलेगा कि उसको एक एड्रेस मिलेगा कि फलानी जगह पे चले जाओ, वो फलानी जगह पे चला जाएगा। अब उस फलानी जगह पे क्या चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, अगले प्रोग्राम की जो भी मेमोरी वहां पे लोड हुई होएगी वो वाला कोड चल रहा होएगा। तो ये बेसिकली एक डैंगलिंग पॉइंटर बन गया। दिस क्रिएट्स अ डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता था कि पॉइंटर तो मौजूद है लेकिन कोड मौजूद नहीं है, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है वो चीज ही मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हुक्स खुद ब खुद रिमूव नहीं होते। ठीक है, एक सिंपल सोल्यूशन ये है, सिंपल सोल्यूशन इज टू अनहुक बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। अनहुक का मतलब ये है कि सारी कहानी चली किस तरह, चली इस तरह के प्रोग्रामर ने एक रूटीन लिखी है KBISR, और उसने उसका एड्रेस इधर चिपका दिया है वेक्टर टेबल में। इसको हुक करना कहते हैं। तो अनहुक करना क्या होएगा कि ओरिजिनल का एड्रेस वहां पे वापस रख दो। जो ओरिजिनल रूटीन थी, जिसका एड्रेस हमने अभी थोड़ी देर पहले ओल्ड ISR नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, वो एड्रेस वहां पे वापस रख दो। अच्छा, फायदा ये होएगा कि अब आपका प्रोग्राम जब टर्मिनेट होता है तो आपकी रूटीन तो गायब हो जाएगी, लेकिन अब जो अगला प्रोग्राम आएगा वो जब 9 करेगा तो उसको यहाँ पे ओरिजिनल का एड्रेस मिलेगा, वो आराम से ओरिजिनल पे जाएगा और काम सारा चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे वो लेफ्ट और राइट शिफ्ट जो हैं वो ज़ाया हो गए। अब जाहिर बात है, इतनी बात क्लियर है कि अनहुक करना एक्चुअली होता क्या है। इसने अनहुक करना पहले क्यों नहीं सिखाया हमें? सॉरी, ये पता नहीं, मैं आगे निकल गया हूँ। ये अनहुकिंग है। अच्छा, तो अनहुकिंग में क्या होएगा? अनहुकिंग में ये होएगा कि अब इसके जरा हिज्जे करके पढ़ो कि ये है क्या। तो ये 4 लाइनें, ये 4 लाइनें क्या कर रही थी? ये वही थी जो पिछले प्रोग्राम में थी। ये ओरिजिनल ISR का एड्रेस सेव कर रही थी एक वेरिएबल में, एक पॉइंटर में, जिसका नाम ओल्ड ISR था। वेरी गुड, ये हुक लग रहा था, ये हुक लग गया। अब प्रोग्राम चलता है, हुक के अंदर जाता है, जो भी करता है चलता रहता है। लेकिन जब प्रोग्राम एंड होने लगता है, बिल्कुल जब एंड होने लगता है, ये टर्मिनेट ऐसे होता था ना, ये 2 लाइनें होती थी जो प्रोग्राम टर्मिनेट करती थी। टर्मिनेट करने से पहले तुम वेक्टर टेबल में जाके ओरिजिनल ISR का एड्रेस वहां पे वापस चिपका देते हो। दिस पार्ट इज कॉल्ड अनहुकिंग। तो अनहुकिंग एंड इंटरप्ट सिंपली मींस कि तुमने ओरिजिनल का एड्रेस वहां पे वापस रिस्टोर कर दिया है ताकि डैंगलिंग पॉइंटर वाला प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिक कहानी अभी तक ये चली है कि हमारा प्रोग्राम हुक करेगा। ऑब्वियसली हम प्रोवाइड करेंगे एक ISR, यूजर डिफाइंड ISR, वरना फायदा ही नहीं हुक करने का। उसके बाद वो चलता रहेगा। उस ISR के अंदर हम इंटरप्ट चेनिंग करेंगे
टू इंश्योर के हार्डवेयर की आईएसआर भी चल रही है, जो ओरिजिनल आईएसआर हैं वो भी चल रही हैं। और बिफोर टर्मिनेशन, प्रोग्राम टर्मिनेट करने से पहले हम अनहुक कर देंगे। अब ये काम बिल्कुल सफाई से हो गया कि हमने एक आईएसआर रखी, उसको इस्तेमाल किया, जब फारिग हुए तो हुक हमने हाथ से हटा दिया, आईएसआर खुद ब खुद हट जाएगी। जैसी प्रोग्राम टर्मिनेट होएगा वो खुद ब खुद हट जाएगी। ये अनहुकिंग है। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, इसका भी नेक्स्ट लेवल आ जाता है। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, इसमें आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि आप किताब के पहले सफ़े से एक चीज़ यूज़ कर रहे हो। वी हैव बीन यूजिंग 21 की सर्विस 4C100 टू टर्मिनेट प्रोग्राम्स। आपको ये पता नहीं था पहले, किताब के पहले सफ़े पे भी यही लिखी हुई है सर्विस, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये इंटरप्ट, मतलब आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप आखिरी ये 2 लाइनें आंखें बंद करके हमेशा लिखते आए हो आज तक। लेकिन अब आपको ये पता है कि ये 2 लाइनें करती क्या हैं। ये 2 लाइनें ये करती हैं कि इंटरप्ट 21 की एक सर्विस कॉल करती हैं जो है 4C100। ठीक है, इंटरप्ट 21 तुम्हें याद होएगा कि डॉस का इंटरप्ट होता था। हमने ये कहा था कि डॉस के सारी सर्विसेज जो हैं वो 21 पे पड़ी हुई हैं और बाकी 9, 10, 11, 12 जो भी है वो सब बायोस के हैं। तो डॉस इजी होता है टू रिकग्नाइज ना। तो 21 की सर्विस 4C100 करती क्या थी, प्रोग्राम को टर्मिनेट करती। तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करती है तो वो नॉर्मल टर्मिनेशन है कि वो उसका सारा कोड बाहर निकाल देती है मेमोरी से और अगले प्रोग्राम को, जो भी अगला प्रोग्राम आएगा वो लोड हो जाएगा। ये सर्विस करती थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट भी, ये जरा लफ्जों पे गौर करो, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो जाए लेकिन रेजिडेंट भी रहे। इसका क्या मतलब है रेजिडेंट भी रहे? कि वो मेमोरी में मौजूद भी रहे। प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, हमारे पास कंट्रोल वापस आ जाए, हमारे पास प्रॉम्प्ट आ जाए, हम अगला प्रोग्राम चला सकते हैं, हम अगला काम कर सकते हैं। तो ये तो हम चाहते हैं कि टर्मिनेट होए, लेकिन रेजिडेंट बन रहने का मतलब ये है कि वो मेमोरी के अंदर पड़ा रहे, उसका कुछ पोर्शन मेमोरी के अंदर पड़ा रहे। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रेजिडेंट कर देता हूं तो इसका मतलब है कि ये KBISR मेमोरी में पड़ी रहेगी, ये बाहर नहीं आएगी। ये हमारा प्रोग्राम जरूर टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन ये मेमोरी में पड़ी रहेगी। ऐसे हुक भी लगा रहेगा, हुक को तो वैसे ही कोई नहीं छेड़ सकता था जब तक आप हाथ से नहीं छेड़ते उसको। तो ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब होएगा ये कि हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हमको कीबोर्ड से की दबाते हैं तो int 9 आएगा। int 9 अपना वेक्टर चेक करेगा, वेक्टर में लिखा होएगा कि ये हुक लगा हुआ है KBISR का, तो वो इस जगह पे जाएगा। लेकिन इस जगह पे उसको अब डैंगलिंग पॉइंटर नहीं मिलेगा, इस जगह पे उसको वाकई KBISR मिलेगी। द रीजन इज कि हमने उसको रेजिडेंट किया हुआ है। तो अब उसको वाकई यहाँ पे KBISR मिलेगी और वो उसको चलाएगा, विच मीन्स कि अब तुम शिफ्ट दबाओगे तो अभी भी लेफ्ट और L और R लिखा हुआ नजर आएगा लेकिन प्रोग्राम कोई और चल रहा होगा। तो दिस इज ऑल डन बाय टर्मिनेटेड रेजिडेंट। इफ यू वांट टू मेक योर कोड रेजिडेंट, जो तुम्हारा कोड है वो मेमोरी में पड़ा रहे बट ऑल्सो टर्मिनेट द प्रोग्राम, सर्विस 21 की 3100 यूज होती है। 21 की सर्विस 3100 क्या होती है? यही टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट। इसको सिर्फ एक पैरामीटर गालबन चाहिए होता है, dx। dx ये होता है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टू मेक रेजिडेंट। पैराग्राफ का ना पता हो तो एक पैराग्राफ 16 बाइट्स का होता है, एक पैराग्राफ 16 बाइट्स का होता है। सवाल ये है कि TSR बनाना है, इसको TSR कहते हैं ना। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि राइट TSR, असाइनमेंट्स आएंगी राइट TSR, तो TSR ये होती हैं। तो TSR कैसे बनती है? वेरी सिंपली, इंटरप्ट 21 की सर्विस 3100 कॉल कर दो। मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट जब करना है
तो इस तरह नहीं करना, 4C100 से नहीं करना, बल्कि इस तरह करना है। बस ये TSR बन गई, खत्म। TSR को सिर्फ एक बात बतानी होती है, वो ये बतानी होती है कि कोड का कितना हिस्सा रेजिडेंट करना है। या तो सारा ही रेजिडेंट कर दो, कोई टेंशन ना लो, लेकिन इसमें एफिशिएंसी के लिए आपको ये इजाजत दी गई है कि आप बता सकते हो कि आपने कितने पैराग्राफ्स रेजिडेंट करने हैं, वो आप DX के अंदर बताते हो। मेरा नहीं ख्याल आपको अभी फिलहाल इतनी समझ आ रही है कि मैं इतनी बारीकी में जाऊं, तो मैं DX वाले हिस्से को भी स्किप करूंगा। अच्छा जी, हमने वही ओल्ड ISR का एड्रेस सेव किया, जो ओरिजिनल ISR थी उसका वेक्टर उठा के सेव किया, हमने हुक लगाया, वेरी गुड, और हमने प्रोग्राम को ऐसे टर्मिनेट किया 21 की सर्विस 3100 के साथ। जैसे ये काम करोगे तुम्हारा प्रोग्राम रेजिडेंट हो गया। इसके ऊपर ये जो 4 लाइनें हैं वो मैं DX की कहानी सुना रहा था कि ये DX के नंबर ऑफ पैराग्राफ्स है, लेकिन रियली दिस इज नॉट वर्थ इट अगर बाकी चीजें समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब जब इसको चलाओगे तो इसका बिहेवियर बिल्कुल फर्क होएगा। अच्छा, सारा ही लिखा है इसमें, इसका बिहेवियर बिल्कुल फर्क होएगा, और ये चलाना भी आसान काम नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो TSRs है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपकी विंडोज की इन्वायरमेंट में चलें। तो या तो प्योरली डॉस में बूट कराओ, या 32 बिट के ऊपर जाके वो करोगे, फिर काम होता है। AAA.AS AAA मेरी फाइल का नाम है, ये मैंने चलाया है। ये बड़ा जरूरी है जो काम हुआ है। ये जैसे ही मैंने प्रोग्राम को चलाया है, ये कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ गया। मैंने AAA लिखा है, कुछ भी नहीं हुआ, वापस आ गया। TSR ये करता है, ये TSR का बिहेवियर होता है कि जैसे ही आपने TSR प्रोग्राम चलाया तो वो स्टार्ट होकर टर्मिनेट हो गया, बस खत्म बात। लेकिन पीछे वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर गया, वो मेमोरी के अंदर अपना फुटप्रिंट छोड़ गया, अपना अपना जो सारा कोड था वो मेमोरी के अंदर छोड़ गया। अच्छा, अब इसका पता कैसे चलेगा कि छोड़ गया या नहीं छोड़ गया, कि इसको मैं चेक कैसे कर सकता हूँ? तो शिफ्ट दबा के, ये मैंने शिफ्ट दबाया है तो वो ऊपर L लिखा हुआ आया है, और जब मैं राइट शिफ्ट दबाऊंगा तो R लिखा हुआ आया है। मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टरी चेक कर सकता हूँ, मैं कोई भी प्रोग्राम रन कर सकता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर सकता हूँ, सारा, क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, नो प्रॉब्लम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो अभी भी L आता है, और मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो अभी भी राइट आता है। एक तरीके से तुमने, मतलब TSRs बड़ी पावरफुल होती हैं कि तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरह से एक्सटेंड कर रहे हो। ये तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2 नई चीजें डाल दी हैं कि जब तुम शिफ्ट दबाओगे तो लेफ्ट लिखा हुआ आएगा और R लिखा हुआ आएगा। तो ये TSRs का बेसिकली मकसद होता है। लेकिन बिहेवियर समझना जरूरी है TSRs का, कि जैसे ही प्रोग्राम चलाते हो प्रोग्राम वापस आ जाता है, क्योंकि वो फौरन टर्मिनेट हो जाता है बस। लेकिन बैकग्राउंड में वो अपने आप को रेजिडेंट करके गया होता है, अपना KBISR का कोड जो है वो पीछे मेमोरी में चिपका गया है। KBISR क्या करता था, शिफ्ट दबाते हो तो लेफ्ट आता है, शिफ्ट दबाते हो तो राइट आता है। तो हम अपना प्रोग्राम भी चला सकते हैं और हम वो वाला भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटेंशंस भी कहते हैं उसको, और इस तरह की भी चीजें हैं। DX यार इज जस्ट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। अगर किसी को बाकी सारा कुछ समझ आ जाए तो वो ये 4 लाइनें पढ़ ले। ये 4 लाइनें DX की कैलकुलेशन है, वो सिर्फ बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को रेजिडेंट करना है। ये मेमोरी की नॉर्मली हमारी तस्वीर होती है। मैं नीचे से ऊपर बनाता हूँ, वो ऊपर से नीचे बनाता है। मतलब मैं 0 को नीचे रखता हूँ हमेशा, बस आदत है, उसने ऊपर रखा हुआ है। तो 0 एड्रेस के ऊपर तुम्हारे पास एक IVT होती है, जारी बात है। उसके बाद बायोस लोड हुई होती है,
उसके बाद तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ होता है। आजकल की दुनिया में तो विंडोज लोड हुई होती है, लेकिन डॉस की दुनिया में command.com एक फाइल होती थी जो कर्नल कहलाती थी डॉस का, वो लोड होती थी। अच्छा, और उसके बाद ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया, ये खाली स्पेस है। आजकल भी ऐसे ही है कि विंडोज का कर्नल लोड होता है, उसके बाद स्पेस खाली होती है। ये स्पेस यूजर प्रोग्राम्स के लिए है। ये जो मैं तस्वीर नहीं बनाता कि ये IBT ये आ गया और ऊपर सारी स्पेस खाली है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया। यहाँ पे यूजर का कोड एग्जीक्यूट करता है। तो टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट ये करता है कि वो यहाँ पे अपने आप को रेजिडेंट कर लेता है, साथ ही इधर इधर थोड़ी सी जगह लेके इधर अपने आप को रेजिडेंट कर लेता है और बाकी स्पेस यूजर्स के लिए छोड़ देता है। तो एक तरह से तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे होते हो बाय यूजिंग TSRs, क्योंकि तुम वो एक एडिशनल बिहेवियर उसके अंदर डाल रहे होते हो। भाई ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि शिफ्ट दबाओगे तो L लिखा हुआ आएगा, शिफ्ट दबाओगे तो R लिखा हुआ आएगा, लेकिन तुमने ये कर दिया कि शिफ्ट दबाओगे तो L आएगा। मतलब वो यूजर अपनी दुनिया में तो नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि वो जब शिफ्ट दबाएगा तो L आएगा। दिस इज हाउ यू एक्सटेंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, उसको आपने चेंज करना है, एक्सटेंड करना है, तो वो इस तरीके से करते हो। और बस यहाँ पे हम रुकेंगे। ये कीबोर्ड था, ठीक है। कल टाइमर है, ये एक और डिवाइस है जो IRQ 0 पे लगी होती है। फिर परसों इसी तरह एक और डिवाइस है जो पैरेलल पोर्ट पे लगी हुई है। तो ये 3 डिवाइसेस हैं बेसिकली चैप्टर 9 में। 3 ही है, मेरा ख्याल है 4 नहीं है। हाँ, पैरेलल पोर्ट ये आखिरी है, 3 ही है। फिर ये चैप्टर 9 है बेसिकली। तो यहीं पे रुकूंगा। तो नहीं आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं, लेकिन बस अब ये आपके लिए फारसी बन जाएगा सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कोशिश करके पढ़ लो। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर अभी तक तो समझ आ रहा है। चलो ठीक है, मैं 5 मिनट 7 मिनट ब्रेक लूंगा, बस 7-8 मिनट तक स्टार्ट करूंगा, ठीक है DB। Okay, sir.